हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो एक एक करके हम लोग 10 टॉपिक तक पूरा देखेंगे। अब ये जो पढ़ाया जा रहा है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, ये आपके आर ओ ए आर ओ के लिए और आर ओ ए आर ओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भी जो एग्जाम है जिसमें कि ज्योग्राफी आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के साथ आता है, मैप से पूछता है क्वेश्चन, उसके लिए सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। 10-10 करके हम लोग पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, आर ओ के लिए एक संकल्प बैच जो कि बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे चलाया जाएगा। ठीक है, वो उसमें क्या करेंगे, हम लोग का टारगेट रहेगा कि दिसंबर में पेपर होना है। जैसे दिसंबर में है, 22 दिसंबर है, तो हम लोग मान के चलते हैं नवंबर लास्ट तक हम लोग को पूरा सिलेबस खत्म करना है। अब क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और इसके बाद इन्वायरमेंट देख लेंगे हम लोग। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इसके पीवाईक्यूज देख लेंगे। पीवाईक्यूज की जो सीरीज है वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो पीवाईक्यूज की सीरीज और ये सारे करके हम लोग 3 से 4 महीने में जो है संकल्प बैच के अंतर्गत वो चलेगा, वो पूरा खत्म करा दिया जाएगा। 3 से 4 महीने चलेगा, उसको आप लोग पढ़िए। जो बस आर ओ यारो देना चाहते हैं उनके लिए बहुत फायदा है, जो आर ओ यारो यूपीपीसीएस दोनों देना चाहते हैं उनके लिए भी फायदा है। क्योंकि पेपर आप लोग कर रहे होंगे, जो 10,000 की सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की यूपीपीसीएस की, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन आर ओ यारो के रिपीट हो रहे हैं यूपीपीसीएस में, कुछ यूपीपीसीएस के आर ओ यारो में रिपीट हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन चलता रहता है। ठीक है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जो पढ़ते हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं। मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक 1 है, जिसमें पहले बेसिक से एकदम हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ग्लोब समझेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो है पूरा ये ग्लोब जो है, इसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग देख लेंगे पूरा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये पूरा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पूरा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में देखेंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक पूरा ग्लोब और मैप की सहायता से मैं पढ़ाऊंगी। और कर्क रेखा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कर्क रेखा वर्ल्ड में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इंडिया में भी जो है कर्क रेखा भारत को भी 2 भागों में डिवाइड करती है, तो वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो कर्क रेखा है ये किन किन देशों से होकर, किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती है ये हम लोग देखेंगे, ट्रिक के साथ याद करेंगे। मकर रेखा किन किन महाद्वीप, किन किन देशों से होकर गुजरती है ये देखेंगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक, थर्ड टॉपिक की बात करें, ये सेकंड टॉपिक था, तो थर्ड टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। ठीक है, यानी कि वॉल्केनो के बारे में पूरा देखेंगे। वॉल्केनो, अब देखिए जो एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए ये पूरा सीरीज है, तो प्रीलिम्स में जैसे क्वेश्चन आता है उसी टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, दे देता है आपको ज्वालामुखी दे देगा और नाम दे देगा है, देश दे देता है कि किस देश में है। 3 टाइप की ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनेंगे, एक किस टाइप का ज्वालामुखी, सक्रिय है कि प्रसुप्त है कि शांत है, और ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब इसमें पीवाईक्यूज भी रख दिया गया है जिससे आप लोग को एक आइडिया लग जाए। और जो फोर्थ टॉपिक है वो हम लोग पर्वत श्रृंखला देख लेंगे। पर्वत श्रृंखला पूरा मैप की सहायता से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। फिफ्थ टॉपिक अगर देखें तो हम लोग पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थल। ठीक है, विश्व के मरुस्थल में अगर देखें, यहाँ पे डेजर्ट जो हमारे विश्व में है उसको अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, पूरा कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे। जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे क्या एशिया के मरुस्थल, ये एशिया के मरुस्थल सारा हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अफ्रीका के मरुस्थल, ये पूरा डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। बस एक बार टॉपिक आपको दिखा देती हूँ। छठा टॉपिक हम लोग विश्व के घास के मैदान पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर 7वें टॉपिक की बात करते हैं, सारे टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन लेकर के चलिए। 10 टॉपिक है तो आप 15 क्वेश्चन इस जो ये सीरीज चल रही है इससे लेकर के चलिएगा, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इससे। तो विश्व की प्रमुख जो झीलें हैं ये पढ़ेंगे हम लोग पूरा मैप की सहायता से। और 7वां टॉपिक देखिए ये है, विश्व की प्रमुख झीलें देख लेंगे हम लोग। उसके बारे में पूरा फैक्ट वैक्ट यहाँ पे दे दिया गया है, कौन सी विश्व आयतन के अनुसार कौन सी बड़ी है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये सब पूरा हम लोग देखेंगे। पीवाईक्यूज भी देख लेंगे। फिर उसके बाद 8वां टॉपिक विश्व के महासागर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल, गहराई और कैरिबियन सागर क्या है ये सब पूरा देखेंगे। 8वां 9वां टॉपिक हम लोग विश्व के प्रमुख सागर देख लेंगे। अब 10वां टॉपिक जो है वो हम लोग देख लेंगे, पूरा ये कोयला क्षेत्र है। ठीक है, तो विश्व के प्रमुख जो कोयला क्षेत्र है वो देख लेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। थोड़ा लंबा क्लास है, लेकिन हाँ, ये अगर आप 10 टॉपिक पढ़ते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से इजीली, चाहे आप आरओ आरओ में, चाहे आप यूपी पीसीएस में कीजिए, आराम से 10 से 15 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो अगर आप देखें तो ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो आरओ आरओ में अगर देखें तो कितने क्वेश्चन, 20 प्लस क्वेश्चन आते हैं। इस बार जो री एग्जाम हुआ है उसमें 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से आपका इंडियन ज्योग्राफी है और क्या है, डब्ल्यू वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 22 क्वेश्चन, यूपी पीसीएस में जो है 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, वेटेज बढ़ता जा रहा है, तो 22 से 25, जिसमें से आप ले लीजिए 10 क्वेश्चन आपके इंडियन से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके, 12 से 15 क्वेश्चन आपके क्या आते हैं, वर्ल्ड से आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का वेटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको पढ़िए अच्छे से, समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से एकदम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ग्लोब है, ग्लोब में देखते हैं आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग को पढ़ना है, यानी कि अक्षांश और देशांतर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब समझते हैं। तो ग्लोब अगर समझते हैं, एक बार मैं पेन का चेंज कर लेती हूँ तो आप लोग को अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, ये क्या है, सबसे उत्तरी पॉइंट पे 90 डिग्री पे क्या है, नॉर्थ पोल है। दक्षिणी पॉइंट -90 डिग्री आएंगे, साउथ पोल है, ठीक है। अगर ये ग्लोब आप देख रहे हैं जैसे बॉल की तरह लग रहा है, इसको आप 20 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो 20 से जब आधे भाग में इसको डिवाइड करते हैं, सेमी सर्कल टाइप बना देते हैं, तो ये 20 का जो भाग होता है इसको इक्वेटर कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। हिंदी में अगर देखिए तो इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आप लिख लीजिएगा, ये बेसिक सा है, ये मैंने बहुत बार बता भी दिया है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आएगा तो आप लेक्चर जब बाद में भी देखिएगा तो ये जो है इसको स्किप करके आप आगे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं। अब यहाँ पे इसके जो है 23.5 अंश आप जाएंगे नॉर्थ में, 23.5 अंश नॉर्थ में जाएंगे तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके 23.5 अंश आप दक्षिण में आते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे, ठीक है, ये चीज है। इसके 7.5 ऊपर जाएंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल होगा। इसके 7.5 डिग्री अगर साउथ में जाते हैं तो एंटार्कटिक सर्कल होगा, ठीक है। बस ये चीज याद कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ग्लोब है, ठीक है। आप यहाँ पे डॉट डॉट बनी हुई जो लाइन है इसको देख पा रहे होंगे, ये रेखाएं जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अगर भूमध्य रेखा से जो है वो कोणीय दूरी जो कि डॉट डॉट करके, जो कि क्या कोणीय दूरी क्या है, लंबवत नहीं है, ये क्या कैसी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पैरेलल जा रही है। इसके मतलब समानांतर है। तो आपको जब लिखना है तो यहाँ पे अक्षांश अगर आपको समझना है तो अक्षांश और देशांतर पे देखिए, अक्षांश जो है वो क्या होता है, ये भूमध्य रेखा से हम देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन बन रहा है। पैरेलल का मतलब समानांतर बन रहा है। जैसे ये मानिए ये भूमध्य रेखा है, इसके अब समानांतर क्या है, यहाँ पे कोणीय दूरी पे जो लाइन जा रही है, डॉट 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 जा रही है, ये क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसके ये उत्तर में भी जाएगी और इसके ये दक्षिण में भी जाएंगी। तो ये रेखाएं जो है ये अक्षांश रेखाएं कही जाएंगी। इसको हिंदी में अक्षांश रेखा और इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देख लेते हैं देशांतर के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए पूरा दिया हुआ है, उष्ण तापमान शीतोष्ण क्षेत्र। तो किसको मतलब उष्ण जो क्षेत्र है ये किसको कहते हैं, ये अभी समझते हैं। पहले हम लोग देशांतर देख लेते हैं। तो देशांतर रेखाएं अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, ये ग्लोब है। ग्लोब से अगर आप 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि लेखा इंटरनेशनल मेरिडियन जो टाइम लाइन है उससे अगर आप लेंगे तो यहाँ से अगर आप पूर्वी साइड जाएंगे तो पूर्वी देशांतर, पश्चिमी साइड जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर है। अब ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये पैरेलल नहीं जाएगा, ये कैसा जाएगा, देखिए ये समानांतर नहीं जाएगा, ये आपका जाएगा लॉन्गिट्यूडनल लाइन जाएगा। यानी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में प्रधान मध्याह्न रेखा से हम लोग इसको काउंट करेंगे, ठीक है, ये चीज है। तो देशांतर कहाँ है, देशांतर मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है, ठीक है, ग्रीनविच में स्थित है। तो ग्रीनविच एक शहर है लंदन का, वहां पे स्थित है। मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाता है। इस मध्याह्न रेखा को किसको, ग्रीनविच जो प्रधान मध्याह्न रेखा किसको माना जाता है, ग्रीनविच से होकर जो गुजरती है, ब्रिटिश रॉयल वेधशाला जहां पे स्थित है, इसको माना जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। 0 डिग्री देशांतर जो है इसका मान क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर, इसे हम 180 डिग्री पूर्व की ओर, 180 डिग्री पूर्वी की ओर अगर देखेंगे पूर्वी देशांतर, अगर 180 डिग्री पश्चिम की ओर देखेंगे तो उसको पश्चिम देशांतर कहा जाएगा। ये चीज है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर आप बात कीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अक्षांश। तो अक्षांश रेखा अगर यहाँ पे देखिए, भूमध्य रेखा पूछ लेता है कि अक्षांश रेखा का जो मान है वो भूमध्य रेखा पे कितना होता है। तो अक्षांश रेखा का मान भूमध्य रेखा पे देखिएगा तो 0 डिग्री होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा अधिकतम कहाँ पे होती है। तो वो आप देख पाएंगे कि वो भूमध्य रेखा पे होगी, ठीक है। कैसे,
आप यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा के पास जो ये कर्क रेखा की जो है, सॉरी ये क्या है आपका अक्षांश रेखा का ये पहला डॉट देखिए, यहाँ पे भूमध्य रेखा के नॉर्थ में जाइए और यहाँ पे साउथ में जाइए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इसके मध्य की जो दूरी है ये क्या है, दोनों बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे ये वैसे वैसे छोटा होता जाएगा, ये चीज एक फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अब देशांतर में कैसे समय मापते हैं ये भी है, तो वहां पे जो ग्रीनविच मीन टाइम है वहां से लिया गया। इसके देखिए इसके आधार पे इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन लिया गया है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीनविच मीन टाइम है ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही टाइम डिसाइड करता है। तो इसमें होता क्या है कि दिक्कत क्या आती है कि इंडिया का जो टाइम लाइन है वो ब्रिटिश का जो ग्रीनविच मीन टाइम लाइन है उससे 5.5 घंटे क्या है आगे चलता है। तो इस वजह से टाइम डिफरेंस यानी नौकरी और वर्किंग आवर ये सब काउंट करने में दिक्कत होता था। तो इंडिया ने भी ग्रीनविच मीन टाइम के आधार पे ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बनाया, ठीक है। तो ये जो है ये इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया भी हुआ है, वो हम लोग डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है तो इसमें हम लोग विश्व के बारे में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। अब देखते हैं, अब देखिए कुछ यहाँ पे मैंने डाल भी दिया है कि देखिए भारत में अगर देखें तो 82.5 अंश से लिया गया है। अब भारत का जब आप मैप बनाएंगे ना तो भारत का यहाँ पे बना लेते हैं, देखिए ठीक है, जैसा भी बना है आप लोग देख लीजिए, यहाँ से जाता है ये चीज है, ठीक है। ये दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ, यहाँ से जो है हमारा जो मानक समय रेखा है वो पूर्वी देशांतर उसको बोलेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में। तो 82.5 पूर्वी देशांतर से हमारा जो है मध्याह्न रेखा काउंट किया जाता है, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर है, ये पूर्वी साइड है, ठीक है। अब यहाँ से जो जो पूछता है कि इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर ट्रिक से याद कर लीजिए, मौका से याद कर लीजिए, MOUCA, इसे याद कीजिए। तो यहाँ पे एम से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आप अगर लाइन से देखिएगा तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा, उत्तर प्रदेश यू से है, सी से छत्तीसगढ़ लगा लीजिएगा, और ए से क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा मध्याह्न टाइम लाइन है वो कहाँ से काउंट किया जाता है, तो प्रयागराज के नैनी से जो है ये लिया जाता है। प्रयागराज नैनी जो है भारत के इलाहाबाद नैनी से ये लिया गया है, ये चीज है, पूर्वी देशांतर पे है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी, ठीक है। बस ये चीज है। अब यहाँ पे देखिए अंतर कितना है, ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे चलता है, इसीलिए टाइम का डिफरेंस ज्यादा हो रहा था। इसलिए उसके बेसिस पे जो है ग्रीनविच मीन टाइम के बेसिस पे यहाँ पे बना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। भारत भारत मानक समय रेखा इसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड टॉपिक। तो पहला टॉपिक आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। इस तीनों रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, किन किन महाद्वीप से होकर गुजर रहा है, किन किन महासागर से होकर गुजरता है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले लेक्चर में ही, पहले टॉपिक में ही समझा दिया आप लोगों को कि इक्वेटर के 23.5 अंश ऊपर जाएंगे कर्क रेखा, इक्वेटर के 23.5 अंश नीचे आएंगे तो मकर रेखा स्थित है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कर्क रेखा जो है और मकर रेखा और भूमध्य रेखा पे इससे देश महाद्वीप ये याद कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। भूमध्य रेखा है कहाँ, तो ये है इक्वेटर 0 डिग्री पे, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। तो ये भूमध्य रेखा पे स्थित जो देश है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो देश है वो है साओ टोमे एंड प्रिंसिप है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है, इक्वेडोर है, ब्राजील है, गैबॉन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, केन्या, मालदीव, किरिबिती और कोलंबिया है। अब इसको देखिए, ऐसे तो मैंने पढ़ दिया, याद तो कुछ हुआ नहीं होगा, ना आपको याद हुआ ना मुझे याद हुआ। तो ये ऐसे याद नहीं करना है, इसको ऐसे याद कीजिएगा आप, या तो इसको क्या कीजिए, महाद्वीप वाइज याद कीजिए, यानी कि कॉन्टिनेंट वाइज याद कीजिए। कि आपको करना क्या है कि ये देखिएगा आप, ये ग्लोब है जैसे कि इक्वेटर कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पहला जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, साउथ अमेरिका से जा रहा है। अब इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा, ये अफ्रीका से भी होके हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये क्या है, पहला अगर देखिए तो यहाँ पे साउथ अमेरिका, फिर देखिए आप तो यहाँ पे क्या है, अफ्रीका है। और उसके बाद आप जाइए तो यहाँ पे महासागर आता है, इंडियन ओशियन में आइए, हिंद महासागर में। तो यहाँ पे कुछ जगह से क्या करेगा, टच करेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे गिनी, गैबॉन ये सब ले लीजिए, यहाँ पे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है। तो 3 यहाँ से है। तो ये अब आपको क्या करना है, कॉन्टिनेंट वाइज याद करना है। आप इसको, इस टॉपिक को जब भी पढ़िए, आप मैप लेकर के बैठिए, वर्ल्ड मैप लेके बैठिए, उससे पढ़िए, एटलस लेके बैठिए। इसको कुछ या तो ट्रिक बनाइए आप, या तो आप सबसे इजी तरीका है, ट्रिक से ज्यादा काम करता है, आप महाद्वीप वाइज याद कीजिए।
आप बार बार जो देश है, देश में जैसे जो कॉन्टिनेंट है उसमें बार बार देश को देखिए। इससे बाद आपको भूमध्य रेखा याद करने में ही मदद नहीं मिलेगा, आपको पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी समझने में मदद मिलेगा। अगर आप एक बार आपको पूरा आपके माइंड मैप में मतलब दिमाग में आपके सेट हो जाएगा कि साउथ अमेरिका में अगर देखिए तो पूर्वी साइड कौन से देश हैं, पश्चिमी साइड कौन से देश है, उत्तरी साइड कौन कौन से देश हैं, दक्षिणी में कौन कौन से देश है, तो वो सेट हो जाता है तो वो आपको बहुत कुछ मतलब याद कराने में मदद करेगा। आपको क्वेश्चन करने में भी बहुत हेल्प होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो पूरा मैप से ही पढ़े तो ज्यादा समझ में आता है। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, आप वर्ल्ड मैप रखिए, उससे याद कीजिए, कॉन्टिनेंट वाइज याद कीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखिएगा तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका से अगर इक्वेटर जा रहा है, इक्वेटर तो यहाँ पे इक्वेडोर से जा रहा है, इक्वेडोर से जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऊपर में देखेंगे आप तो ये ऊपर में कोलंबिया है, नहीं ब्राजील है, ठीक ठीक है, ये पूरा ब्राजील है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो कोलंबिया भी है। तो देखिए ये जो है ये साउथ अमेरिका का है कोलंबिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो है ये है दूसरा कोलंबिया है। पहला अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो पहले में आएगा आपका इक्वेडोर है, ठीक है। तीसरे में आप देख पा रहे होंगे ये तो ये क्या है ब्राजील है। तो तीन जो है आपके साउथ अमेरिका से देश जाएंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आपके तीन देश जाएंगे किसमें, भूमध्य रेखा में। अगर आप बात कीजिए फिर इसके बाद हम लोग अफ्रीका से आते हैं, तो अफ्रीका से जो है अफ्रीका मिड अफ्रीका में आप आइए तो यहाँ पे आपका है कांगो गणराज्य, युगांडिया, सोमालिया, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया नहीं है सोमालिया है। फिर उसके बाद सोमालिया इधर में आ जाएगा, ठीक है। ये है इंडोनेशिया, सोमालिया, ये सब गैबॉन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, केन्या, केन्या और मालदीव भी तो आपका यहाँ पे आएगा, इंडिया के नीचे ये मालदीव है, ठीक है। तो ये चीज इसको याद कीजिए, याद हो जाएगा, बार बार इसको मैप में देख के आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया। अब कर्क रेखा सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया, अब देखिए इंडिया को भी दो भागों में कर्क रेखा डिवाइड करती है, और हमारा जो ग्लोब है उसमें भी हमको देखना है कर्क रेखा किन किन जो है महाद्वीप से, महासागर से और उसके बाद किन किन देशों से होकर गुजरती ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड का देख लेते हैं, फिर इंडिया का देखेंगे। तो कर्क रेखा जो है वो निम्न देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला अगर हम पहले हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज समझ लेते हैं। तो कॉन्टिनेंट वाइज अगर समझिए तो ये क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका है। क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है, हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये क्या है, हमारा एशिया में आएगा, तो ये सऊदी अरेबिया ये सब है, ओमान है, यहाँ पे यूएई है। और इसके बाद ये एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट में आपका इंडिया आएगा, चाइना आएगा, बांग्लादेश आएगा, म्यांमार आएगा, ठीक है। और अगर सी की बात करते हैं तो फिलीपीन सी जो है वो कर्क रेखा से होकर जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आएगा आपका फिलीपीन सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। गल्फ ऑफ यहाँ पे क्या है, मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको भी इससे होकर के गुजरेगा, ठीक है। ये चीज है। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है। तो यूएई, यहाँ पे है यूएई, ठीक है। और सऊदी अरब, अगर लाइन से चलिए तो हम लोग यहाँ से पढ़ते तो मैक्सिको पहले पे आएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका का देखेंगे, पूरा मैप देखेंगे तो मैक्सिको आएगा। मैक्सिको के बाद आपका सेकंड नंबर पे यहाँ पे बहमास आएगा, ठीक है, बहमास। तो पहले नंबर पे आप मैक्सिको लगाइए, दूसरे नंबर पे बहमास आएगा, ठीक है। हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज चल रहे हैं। फिर उसके बाद आप आइए, अगर अफ्रीका में आते हैं तो वेस्टर्न सहारा आएगा, ठीक है। तो वेस्टर्न सहारा अगर हम आते हैं यानी कि पश्चिमी सहारा, तो पश्चिमी सहारा इसमें ढूंढिए कहाँ पे है, ये है पश्चिमी सहारा, इसको तीसरा लगा दीजिए, तीसरा, ठीक है। फिर इसके बाद पश्चिमी सहारा के बाद हम लोग आते हैं तो यहाँ पे मॉरिशियाना आएगा, या पहले अल्जीरिया लगा लीजिए। तो अल्जीरिया को चौथे नंबर पे मान लीजिए, अल्जीरिया। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे आएगा आपका मॉरिशियाना आएगा। मॉरिशियाना के बाद आपका अल्जीरिया, मॉरिशियाना, और उसके बाद लीबिया लगा लीजिए आप। लीबिया के बाद यहाँ पे इजिप्ट आएगा और नाइजर आएगा। तो लीबिया लगा लीजिए चौथे के बाद, पांच छठे पे लगा लीजिए, पांचवे के बाद छठे पे, और नाइजर लगा लीजिए सातवें में। फिर उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे माली हो गया, इजिप्ट, मिस्र वही इजिप्ट है तो ये आपका आठवें पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप आइए यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, ठीक है। तो सऊदी अरब ये हो गया आपका 9th पे, यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात 10 पे हो गया, ठीक है। ओमान हो गया आपका 11 पे। अब उसके बाद आप आइए तो इंडिया आता है 11 के बाद, 12 नंबर पे इंडिया आएगा। इंडिया के बाद आपका आएगा बांग्लादेश, ठीक है। 13 नंबर पे आपका बांग्लादेश आएगा। बांग्लादेश के बाद अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा हो गया है। तो देखिए ये क्या है, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो बांग्लादेश के ऊपर क्या है, इधर में चाइना है। तो 14 नंबर पे चाइना है। फिर 15 नंबर पे क्या है, म्यांमार है। म्यांमार के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ताइवान है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ताइवान आएगा, और आएगा आपका, अगर इंडिया के नीचे आप जाते हैं तो यहाँ पे माली आएगा, नहीं मलेशिया, माली है ना यहाँ पे, ये लास्ट में लगा लीजिए, ठीक है।
ये है पूरे जो है 16 कंट्री से होकर के गुजर रहा है, फिलीपींस सी से होकर के गुजर रहा है, एक सी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब इसका देखिए यहाँ पे ट्रिक बनाया हुआ है कुछ, इससे भी याद कर सकते हैं आप। तो ये ट्रिक अदरवाइज मत लीजिएगा, बस याद करने के लिए, क्योंकि सारे देश याद करना मतलब भूल जाता है, कोई ना कोई छूट ही जाता है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। और दूसरा जो है आप मैप से देख करके याद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए है कि यूएई की नाली में गिरने से मिस ओबामा बच गई, बच गई, ब से समझ लीजिएगा, भ है यहाँ पे, ठीक है। यूएई से यूएई हो जाएगा, जहां पे यहाँ पे जो जो कट किया गया उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, की का कोई मतलब नहीं है। नाली से ले लीजिएगा नाइजीरिया और लीबिया, में और गिरने इसका कोई मतलब नहीं है, से भी नहीं। मिस्र से आप मिस मिस ओबामा, मी से लीजिए मिस्र, स से सऊदी अरब ले लीजिए, ओ से ओमान ले लीजिए, ब से क्या लेंगे बांग्लादेश, म्या से म्यांमार ले लीजिए, बच से भल इसको लीजिएगा भारत, च से चाइना, ठीक है। तो इसको आप 2-3 बार लिख करके याद करेंगे, याद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है कर्क रेखा, अब हमारे देश से भी मतलब भारत से भी दो भागों में, भारत को भी डिवाइड करता है, तो भारत के भी जो राज्य हैं वो भी, ये इंडियन ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ पे भी बता दे रही हूँ। तो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये जो 8 राज्य है ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस पे जो है इसका भी ट्रिक जो है बना लीजिए आप, मित्र पर गमछा झार, इस पे भी याद कर सकते हैं, इसको बहुत बार ये बता दिया है मैंने। तो यहाँ पे जो है ये इससे बहुत इजिली याद हो जाता है। अब यहाँ पे जो मित्र है ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, यानी कि मिजोरम और त्रिपुरा है, तो इसको आप एक साइड कर दीजिए नॉर्थ ईस्ट के। प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान हो जाएगा, और ग से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, और र से यहाँ पे झारखंड पूरा हो जाएगा झाड़ से, ठीक है। तो ये चीज है, इसको याद कीजिएगा। कर्क रेखा के जो नजदीकी शहर है ये ले लीजिए, तो गरबा से याद कर लीजिएगा। जी फॉर क्या होगा गांधीनगर, यू फॉर क्या हो जाएगा उज्जैन, आर से रांची हो जाएगा, बी से भोपाल हो जाएगा, ए से अगरतला हो जाएगा, ठीक है। नोट में यहाँ ये दिया गया है कि पूछता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीकी जो राजधानी है वो कौन सी राजधानी है, तो वो रांची राजधानी है कर्क रेखा के सबसे नजदीकी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये टॉपिक जो है कर्क रेखा का हम लोग का पूरा क्लियर होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा पढ़ेंगे, फिर ज्वालामुखी, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए कोई भी अगर आप बाद में देखिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब मकर रेखा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मकर रेखा जो है किन किन देश से, किन किन महाद्वीप से, किन किन महासागर से होकर के गुजरता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो मकर रेखा है वो ये है 23.5 अंश साउथ में जो है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये है मकर रेखा। अब यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि आप लोग समझिए। यहाँ पे तो देखिए ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। आप अब इधर में देखिए तो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद आइए तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। आप अब देख पा रहे होंगे कि अगर साउथ अमेरिका में देखिए तो साउथ अमेरिका में ब्राजील है, पराग्वे है यहाँ पे, और अर्जेंटीना है। तो साउथ अमेरिका में 3 है। अगर साउथ अमेरिका में आप लीजिए तो कितने देश हैं, 3 देश हैं। पहला क्या है आपका ब्राजील, दूसरा देश क्या है पराग्वे है, तीसरा क्या है आपका अर्जेंटीना है। ये 3 देश साउथ अमेरिका के जो कि मकर रेखा से गुजरते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में देखते हैं तो यहाँ पे भी कितने देश हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखिए अफ्रीका में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका के जो है ना, साउथ अफ्रीका साउथ साइड आ जाएंगे उधर पे। तो पहला है बोत्सवाना, दूसरा जो है नामीबिया है, और तीसरा है आपका, यहाँ पे बना लेते हैं, तीसरा क्या है आपका साउथ अफ्रीका है। चौथा जो आपका है वो है यहाँ पे मोजाम्बिक है। ठीक है, ये अफ्रीका का था। ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया है, और मेडागास्कर यहाँ पे एक और है, ठीक है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात की जा रही है। तो ये आप लोग कॉन्टिनेंट वाइज समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा, देखिए मोजाम्बिक है, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, चिली भी है, यहाँ पे छूट गया था, अर्जेंटीना के बाद यहाँ पे चिली भी लिख लीजिए, ठीक है, चिली भी है। तो ऑस्ट्रेलिया है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और पराग्वे है। इसका जो है आप ट्रिक याद कर सकते हैं, मैम वीएस की वीएन मापती है, ऐसे ही मतलब है, कोई मतलब नहीं है इसका, बस ट्रिक याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ये आते हैं, यूपीएससी में, यूपीपी से, सारों यारों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपकी
कौन कौन से देश जो है पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन सा देश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर नहीं गुजरता है, यानी मकर रेखा से होकर नहीं गुजरता। या आपसे पूछ लेगा कौन से देश मकर रेखा से होकर गुजरते हैं, आपको 4-5 नाम देगा, आपको बताना होगा ABC है कि BCD है कि पूरे सब गुजरते हैं ये चीज। तो मैम VS की VN मापती है, तो यहाँ पे मैम से याद कीजिए, आपकी यहाँ पे मैं से मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा मैम से, ठीक है। यहाँ पे तो मैम कैप लगा के जो है इसको तो मैम से यहाँ पे याद कीजिए, मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर। VS के याद कीजिएगा आप, बोत्सवाना याद हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। VN से क्या हो जाएगा यहाँ पे, V से आप देखिए यहाँ पे जो है एक V से ब्राजील ले सकते हैं, एक से आप क्या लेंगे, बोत्सवाना लेंगे, ठीक है। N से आप नामीबिया ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद कीजिएगा, इसको पूरा इसके सामने सामने लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया ना मैम कैप, CAP, कैप से देखिए, C से क्या है चिली, A से क्या है ऑस्ट्रेलिया, P को छोड़ दिया है इन्होंने, पराग्वे यहाँ पे नहीं, पराग्वे हाँ, P से आप पराग्वे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ से VN, यहाँ से देखिए यहाँ पे है ना कैप लगाकर, अब यहाँ पे VN बोत्सवाना, VS की VN तो VN, VS से V से याद कीजिए बोत्सवाना, S से साउथ अफ्रीका, BN का मतलब यहाँ पे ब्राजील और नामीबिया से हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इसके PYQs मैंने नहीं डाले हैं, शायद लग रहा है मुझसे छूट गया, ठीक है। तो ये PYQs आप घटना चक्र से जा करके कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा और उसके जो है भूमध्य रेखा की PYQs आप वहां से कर लीजिएगा। ये मुझसे छूट गया है यहाँ पे, नहीं तो रहता तो मैं करा देती, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। अब ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या टाइप है, पहले अगर हम देखें यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं, तो पहले जो टाइप है वो आपको नाम दे देगा, और दूसरा क्या पूछेगा, आपको लोकेशन पूछेगा, ठीक है। दूसरा टाइप है कि आपको पूछेगा कि ज्वालामुखी है वो किस टाइप का है, सक्रिय है कि प्रसुप्त है, ठीक है, कि यहाँ पे पूछेगा प्रसुप्त है कि शांत है, ठीक है, ये चीज है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का, जो कि अभी सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का ये मतलब है कि मतलब वो क्या है, वो है तो सक्रिय लेकिन वो 50 साल से विस्फोट उनसे नहीं हुआ, तो वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी जो मर गए मतलब एकदम, अब वो कभी सक्रिय नहीं होंगे। ये देखिए 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये माना जाता है कि शांत ज्वालामुखी मतलब वो सक्रिय नहीं हो सकते, ये चीज इसके बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ज्वालामुखी है नाम है यहाँ पे और स्थिति दे दिया गया है, और आपको किस टाइप का ज्वालामुखी है वो भी यहाँ पे बता दिया गया। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे माउंट कोटोपैक्सी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे पहले ये याद कीजिए। और कहाँ पे स्थित है, तो इक्वेडोर में है। अब इक्वेडोर कहाँ पे स्थित है, तो इक्वेडोर जो है वो नॉर्थ अमेरिका में इक्वेडोर स्थित है, सॉरी साउथ अमेरिका में है इक्वेडोर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ल्ड मैप में, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे माउंट एटना, ये इटली में स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली कहाँ पे, इटली में है। विशुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी इटली में है। देववंत जो है वो ईरान में है। कोह सुल्तान कहाँ पे है, ईरान में। कोह सुल्तान, और अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि जो जैसे ईरान के 2 ज्वालामुखी एक साथ है, देववंत और कोह सुल्तान, इसको एक साथ लिखिए, आप लिखिए यहाँ पे ईरान, ठीक है, इसको ऐसे बंद कीजिए। और यहाँ पे क्या है, देववंत, और यहाँ पे कोह सुल्तान, ऐसे करके लिखिए, एक साथ ही याद कीजिए। और यहाँ पे आप इटली के 2 हैं, स्ट्राम्बोली और विशुवियस जो है ये क्या है, दोनों इटली के हैं, ठीक है, इसको बना लीजिए। और इसके बाद फ्यूजियामा कहाँ पे है, जापान में है। फ्यूजियामा ज साउंड आ रहा है ना, जापान, तो फ्यूजियामा कहाँ पे, सक्रिय ज्वालामुखी है, जापान में स्थित है, ठीक है। मोनुरोवा ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप में स्थित है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है, तंजानिया में स्थित है। कटमई जो है अलास्का में स्थित है। अल्बुर्ज जॉर्जिया में स्थित है। अब ये किलिमंजारो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किलिमंजारो ये आपको जैसे ऐसे दे देता है, मोनुलोवा, किलिमंजारो, कटमई, माउंट रेनियर, आपको बी साइड में देश दे देगा, या तो आपको द्वीप दे देगा, आपको बताना होगा कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है, मतलब आपको मैच करना होगा। तो ये चीज है, यहाँ पे एल्बुर्ज जॉर्जिया में है। माउंट रेनियर कहाँ पे है, USA में है। चिम्बेरा जो इक्वेडोर में है। पोप जो है म्यांमार में है। माउंट ताल कहाँ पे है, फिलीपींस में स्थित है माउंट ताल, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज है, बार बार मतलब यहाँ पे हमने जो बताया वही चीज यहाँ पे है, ये घटना चक्र का है। तो यहाँ पे अल्बुर्ज ईरान में, कोलिमा मैक्सिको में है, ताल जो है फिलीपींस में, विशुवियस इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज दे दिया गया है, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले देख लिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्थल है, तो मूल स्थल रूप कौन सा है, ज्वालामुखी शंकु क्या है, मूल स्थल रूप है।
उत्तराखंड पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? तो सलवार सबसे अधिक निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैस का उद्गार होता है, तो ये जो जो गैसें निकलती है वो भी याद रखिए आप। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? तो जलवाष्प निकलता है, H2O निकलता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है? तो कौन सी ज्वालामुखी सबसे ऊंची है? तो माउंट कोटोपेक्सी, जो कि इक्वेडोर में है, ये सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो लावा के ठोस होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं, उन चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन निम्नलिखित नहीं होते, तो कहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते? बाल्टिक सागर में वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ जो है किस टाइप की ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मौना लोआ। कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है आपको बताना है यहाँ पे, तो जो कोटोपैक्सी है, फ्यूजियामा है, एटना है, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, फ्यूजियामा इसके साथ साथ इसका लोकेशन भी याद कीजिए, फ्यूजियामा जापान में है, एटना इटली में है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा मैंने, ये पूरे हर टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 1 से 2 लेके रख दिया कि आप लोग को टाइप पता चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। पहला, मूल स्थल रूप ऐसे पूछ सकता है। दूसरा, सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? गैसों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये टाइप रख दिया। तीसरा टाइप रख दिया कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछ लेता है, सबसे शांत ज्वालामुखी पूछ लेगा, प्रसुप्त पूछ लेगा, सक्रिय ज्वालामुखी पूछ लेगा, ये यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है सक्रिय ज्वालामुखी दे दिया है 4-5, मोनालोआ उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये चीज है। और आपको यहाँ पे चौथा टाइप छूट गया है, वो है कि आपको यहाँ पे ए में क्या देगा? आपको सक्रिय ज्वालामुखी दे देगा, ठीक है। एक मिनट। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है, ए में और बी में आपको दे देगा। यहाँ पे क्या होगा? आपको ज्वालामुखी दे देगा, ठीक है। बी में आपको दे देगा देश। अब आपको बताना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ज्वालामुखी दे दिया आपको, वो बताना होगा उसका देश, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए यहाँ पे कोडोपैक्सी ले लीजिए, फ्यूजियामा ले लीजिए दूसरा, ठीक है। ऐसे आप 2-3 और ले लीजिए। कोडोपैक्सी कहाँ पे? इक्वेडोर में है। फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है। ये मैं बता दे रही हूँ आंसर इसका। आपको ऐसे दे देगा, देश दे देगा, आपको मिलाना होगा, ठीक है। ये चीज है। तो आई होप ये छोटा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं फोर्थ टॉपिक में है विश्व के पर्वत जो है श्रृंखलाएं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि विश्व की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में। आप लोग यहाँ पे मैप से देखिए, तो नॉर्थ अमेरिका ये कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका। नीचे आएंगे, ये क्या है? साउथ अमेरिका है। फिर यहाँ पे आएंगे, ये पूरा है एशिया कॉन्टिनेंट है। ये है आपका यूरोप। ये है आपका अफ्रीका। और इधर आते हैं आप, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चीज है। अब आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिका, अब अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज पर्वत श्रृंखला देखें, माउंट एवरेस्ट देखें, माउंटेन देखें, सॉरी, माउंट एवरेस्ट तो इंडिया में है, नेपाल में है मतलब, तो ये चीज है कि आपको पर्वत श्रृंखला यानी कि आपको जो है माउंटेन रेंज देखना है, हाईएस्ट पीक देखनी है उसकी, यानी कि आपको माउंटेन पर्वत श्रृंखला देखना है। सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वो देखना है, पर्वत चोटी जो है किस देश में, किस कॉन्टिनेंट वाइज आपको देखना है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची है, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं, तो यहाँ पे रॉकी पर्वत श्रेणी है, कैस्केड रेंज है और अपलेशियन रेंज है। तो ये तीन जो रेंज हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, रॉकी हुआ, कैस्केड हुआ, अपलेशियन, ये तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अगर आप साउथ अमेरिका में आते हैं, तो ये है एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर बात करते हैं तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अगर आप अफ्रीका में देखते हैं, तो यहाँ पे एटलस है, ठीक है, और इथोपियन हाईलैंड है, और ड्रैकन्सबर्ग जो है ये है आपका पर्वत श्रेणी, अफ्रीका में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये है कहाँ पे, ये तो सबको पता चल चुका है कि ऑस्ट्रेलिया में। आपको पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ में है, पूर्वी साइड में है, दक्षिण पूर्वी साइड में है, उत्तर पूर्वी साइड में है, कि यहाँ पे आपको दक्षिण पश्चिम साइड में। ये चीज आपको याद रखना होगा कि ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, ये पूरा आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिमी साइड में है, उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी साइड में आप क्या लगाएंगे? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को, ठीक है।
यूराल पर्वत है जो कि एशिया को यूरोप से क्या करता है, सेपरेट करता है, इस पर्वत को क्या कहते हैं, यूराल पर्वत। अगर आप एशिया में आते हैं तो यहाँ पे अल्ताई है, ताइन तेनसियान है, पामीर है, कुन्लू श्रेणी है, हिमालयन श्रेणी है। हिमालयन में ही जो हिमालयन रेंज है इसी में माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये चीज है, ये हम लोगों को पूरा ओवरऑल पढ़ना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये हम लोगों ने इस मैप में ही पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो अलास्का रेंज है, पहला अगर देखिए नॉर्थ अमेरिका का अलास्का रेंज है, रॉकी माउंटेन रेंज है दूसरा, तीसरा आप देख पा रहे होंगे अपलेशियन माउंटेन रेंज है थर्ड पे। और इसके बाद साउथ में आते हैं तो एंडीज पर्वत श्रेणी है, अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ पे एटलस माउंटेन है। ठीक है, इधर में आते हैं तो एल्प्स, ये आता है आपका एल्प्स जो है यूरोप में आएगा, यूराल पर्वत आएगा आपका यहाँ पे, यूरोप को एशिया से अलग करेगा तो यूरोप में। और यहाँ पे हिंदू कुश आएगा इंडिया में, भारत में, एशिया महाद्वीप में कुनलुन माउंटेन रेंज, ये भी इंडिया में। ये आपका देखेंगे तो ये क्या है, ये एशिया में है। अगर ये देखिए ना ब्लू से पूरा दिखाया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो ये क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो आपको पूछेगा तो आपको बताना है पश्चिमी साइड में है। ठीक है, सॉरी ये पूर्वी साइड है भाई, देखिए ये है ना, ये पूर्वी साइड है। ठीक है, भूलिएगा मत, पूर्वी साइड में है। ठीक है, ये पश्चिमी है। लग रहा है मैंने पहले भी पूर्व पश्चिमी बोल दिया, तो ये देखिए इसको सही कर लीजिएगा, ये पश्चिमी नहीं है, ये पूर्वी है। ठीक है, इसको यहाँ पे बांटी तो ये क्या है, पूर्वी है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आता है एग्जाम में, इसलिए इसको बार बार मैं फोकस करके बता रही हूँ, ये चीज आप पढ़िएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, जैसे कार्डिलाडी मेरिडा एंडीज पर्वत श्रेणी का ये भाग है। तो ये जो है ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, कार्डिलाडी मेरिडा, इसको याद कीजिएगा। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है उसको बोलते हैं एंकाकगुआ। एंकाकगुआ पूछता है पर्वत चोटी, ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे, कार्डिलाडी मेरिडा जो एंडीज है, पश्चिम दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका याद, सॉरी साउथ अमेरिका याद कीजिएगा। आपको मैप में दिखा देती हूँ, ये है साउथ अमेरिका। देखिए ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो है आपका एंकाकोगुआ है, पर्वत श्रेणी है। और यहाँ पे जो बोला गया है कार्डिलाडी मेरिडा, ये साउथ अमेरिका में है। रॉकी पर्वत आप लोगों ने देखा, रॉकी पर्वत कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैप में, मैप से देख के याद कीजिए तो जल्दी याद होता है। ठीक है, अब रॉकी पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ पे है, तो ये अमेरिका में है, मतलब ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में है, यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका होगा। ठीक है, और यहाँ पे माउंट एल्बर्ट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये चीज याद करिएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये कहाँ पे है, तो ये आप देखेंगे तो ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोस्किएस्को जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको याद कीजिएगा। ट्रांस एंटार्कटिक पर्वत अंटार्कटिका में है, तियान सान कहाँ पे है, मध्य एशिया में। अल्ताई कहाँ पे है, मध्य एशिया में। यूराल पर्वत मध्य रूस में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट गोरा नाडनया, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कमचटका जो है ये पूर्वी रूस में स्थित है। और एटलस उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, यहाँ पे पश्चिमी घाट पश्चिमी भारत। माउंट एनाईमुडी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं पर्वत श्रेणियां और पर्वत के प्रकार। तो आल्प्स पर्वत जो है ये वलित पर्वत का प्रकार है, वासेज भ्रंशोत पर्वत का प्रकार है, विंध्य जो है अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का प्रकार है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये विश्व के मरुस्थल यानी कि डेजर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो विश्व के मरुस्थल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पांचवा टॉपिक है विश्व के मरुस्थल। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ विश्व के मरुस्थल में अगर हम देखते हैं तो पूरा कॉन्टिनेंट वाइज हम मरुस्थल भी पढ़ेंगे। ठीक है, एशिया के मरुस्थल देख लेते हैं। ठीक है, तो एशिया के मरुस्थल में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैप वाइज देखते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैप है एशिया का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग तो थार रेगिस्तान। ठीक है, पहला देख लेते हैं इंडिया से ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम लोग तो दस्त ए मैरगो है। ठीक है, ईरान में है। दस्त ए लूट है, दस्त ए कबीर है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे काराकुरुम है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। सीरिया है, सीरियन जो डेजर्ट है। और यहाँ पे है कजिल कुम है। ठीक है, तकला मकान है जो कि एक, देखिए गोभी और तकला मकान ये चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। ये जो तकला मकान और गोभी ये जो है ये ठंडे डेजर्ट है यानी कि ठंडे मरुस्थल है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ तो यहाँ से आपको समझाऊंगी पढ़ करके। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्या है, अरब मरुस्थल। अरब मरुस्थल कहाँ पे है, अरब प्रायद्वीप में है। अल नाफूद है और यहाँ पे रब अल खाली है, हमद है, ये कहाँ पे है, यूएई यानी कि सऊदी अरब में है। ठीक है,
सऊदी अरब में है। जूरियन कहाँ पे है, यहाँ पे ये सारे एशिया के मरुस्थल एक साथ दे दिए गए हैं, ठीक है। जूरियन यहाँ पे कहाँ पे है, वेस्ट बैंक, इसराइल एवं वेस्ट बैंक में है। नेजेव इसराइल में है। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर ये कहाँ पे है, ईरान में स्थित है। ये चीज याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। खरान जो है वो कहाँ पे है, तो खारान पाकिस्तान में है। थार डेजर्ट भारत और पाकिस्तान। दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान में है। और किजिलकुम जो है ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यानी कि किजिलकुम जो आपसे पूछेगा, किजिलकुम मरुस्थल ये कहाँ पे है, तो ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान बोलते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कहाँ पे, कजाकिस्तान में है। तकलामकान या लोप ये चीन में है। तकलामकान और लोप मरुस्थल। गोबी कहाँ पे, मंगोलिया और चाइना में स्थित है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे मरुस्थल देख लेते हैं। तो ये जो है मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो ग्रेट विक्टोरिया जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। यहाँ पे है ग्रेट विक्टोरिया, ये देखिए ये क्या है, ये ग्रेट विक्टोरिया, तो ये किस साइड में है, ये पश्चिमी साइड में। अगर आप इसको डिवाइड कीजिए तो ये क्या है, हमारा पूर्वी साइड है। ये क्या है, पश्चिमी साइड है। इधर में आएंगे हम लोग तो उत्तर है, ठीक है। और ये क्या है, आपका दक्षिण है, ठीक है। तो ये चीज है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट विक्टोरिया है। ग्रेट सैंडी कहाँ पे है, ये भी देखिए यहाँ पे है ग्रेट सैंडी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी प्रांत। प्रांत कौन सा है, उत्तरी है ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी जो है उत्तरी प्रांत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तनामी है। देख पा रहे होंगे आप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। इसको एज इट इज याद कर लीजिए मैप में देख के। इधर आइए आप पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, तो सिम्पसन और यहाँ पे आता है आपका स्ट्रेलेकी, ठीक है। स्ट्रेलेकी और गिब्सन ये कहाँ पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सिम्पसन यहाँ पे आपका, सिम्पसन आपका पश्चिमी आएगा। ये ग्रेट स्ट्रेलेकी आपका आएगा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में आएगा, ठीक है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स ये सब। ध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं अगर, तो ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका मरुस्थल है और आर्कटिक मरुस्थल है। अंटार्कटिक मरुस्थल में विश्व का सबसे ऊंचा मरुस्थल है अंटार्कटिक मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेंगे। तो एंटार्कटिक दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और आर्कटिक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे, यानी कि अफ्रीका में देखते हैं हम लोग। तो अफ्रीका में अगर हम लोग बात करते हैं, तो अफ्रीका में देखते हैं, तो यहाँ पे अफ्रीका के मरुस्थल में सहारा मरुस्थल। अगर आपसे बात करें कि कहे क्वेश्चन पूछे कि नॉन पोलर अगर सबसे बड़ा कोई मरुस्थल है, नॉन मतलब कि अध्रुवी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। ये चीज याद रखिएगा। अगर ध्रुवी की बात करेगा तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है आपका एंटार्कटिका मरुस्थल। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे है ना अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल है। अध्रुवीय सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ये पूरा येलो से हाईलाइट किया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अफ्रीका में अरेबियन जो है ये कहाँ पे, अरेबिया में है। अल जाफ ये कहाँ पे, माली और मारिशियाना में है। जुराब चाड में है। लीबियाई मरुस्थल लीबिया में है। नूबियन मरुस्थल सूडान और इरिट्रिया में है। बाजुदा मरुस्थल सूडान में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ पे है, नामीबिया में है। नामीबिया ये है नामीब मरुस्थल, नामीबिया में। कालाहारी मरुस्थल तंजानिया में, तंजानिया में यहाँ पे है ना कालाहारी, ये बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में। तो तीन जो है देशों में ये फैला हुआ है, तो याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अमेरिका में अगर बात कीजिए तो ये उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल है। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे थॉमसन पठार कनाडा में स्थित है, थॉमसन पठार, ठीक है। मोजावे कहाँ पे, यूएसए में स्थित है। सोनोरन कहाँ पे है, यूएसए और मैक्सिको में है। तो आप देखिए यहाँ पे सोनोरन है ना, ये सोनोरन देखिए आप मैप पे देख पा रहे होंगे, येलो से पूरा हाईलाइट किया गया सोनोरन। ये कहाँ पे है, यूएसए, ऊपर में यूएसए, नीचे में मैक्सिको, ये पूरा मैक्सिको का एरिया है, ये वाला एरिया। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच में मोजावे कहाँ पे है, यूएसए में है। क्यू आहुआन कहाँ पे है, मैक्सिको में है। कोलोराडो कहाँ पे है, ये यहाँ पे आएगा आपका यूएसए में आएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ये चीज याद कीजिएगा। रेड डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रेड डेजर्ट ये यूएसए में स्थित है। ग्रेट बेसिन कहाँ पे, यूएसए में है। क्यू आहुआन मैक्सिको और यूएसए के बीच में स्थित है। ये सारे डेजर्ट हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो बस 3 डेजर्ट जो कोल्ड डेजर्ट हैं, जिसमें से आपका को आएगा, पहला गोबी आएगा जो कि चाइना में है। नेक्स्ट आएगा आपका तकलामकान, ये चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे है। तो ये दोनों जो है ये क्या है, आपके कोल्ड डेजर्ट हैं, यानी कि आप ठंडे डेजर्ट हैं, ठीक है, ठंडे मरुस्थल हैं।
आई होप ये टॉपिक भी समझ आया होगा आप लोगों को, ये 5वां टॉपिक था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा है पृथ्वी की मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, तो कहाँ पे मरुभूमि यानी कि मरुस्थल होने का संभावना अधिक होता है? तो यहाँ पे 23 डिग्री अक्षांश के आसपास का जो जमीन है वहां पे मरुभूमि होने की आवश्यक जो रहती है वो संभावना अधिक होती है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दस्ते ए लूट, तो दस्ते लूट दस्ते कबीर ये हम लोगों ने पढ़ा था, सब ईरान में स्थित है। दक्षिण एशिया का अगर बात करें सबसे बड़ा मरुस्थल तो वो कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जा रहा है, दक्षिण एशिया में थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। पृथ्वी की सर्वाधिक शुष्क जो क्षेत्र है सर्वाधिक, तो वो कहाँ पे है? अटकामा मरुस्थल में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोल्ड डिजर्ट दिया गया है, चाइना में है गोबी और तकलामकान, ये चाइना में है। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम जो मरुस्थल है ये भी ठंडा डेजर्ट यानी ठंडा मरुस्थल है, और नॉर्थ चिली में जो अटकामा डेजर्ट है ये भी क्या है? ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूछा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारी पवन पट्टी में पाई जाती है। दूसरा, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे केवल एक सही है, उत्तर पूर्वी। देखिए भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा नहीं होती है, नॉर्थ वेस्ट मानसून से ज्यादा वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट होगा, सॉरी साउथ वेस्ट मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम से ज्यादा वर्षा होती है। इस आधार पे ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो ये हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे बोत्सवाना और नामीबिया में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं यहाँ पे, तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? तो आप अगर आप मैप देखेंगे तो ये कहाँ पे? अफ्रीका में है, अफ्रीका के मैप में आप आइएगा तो यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, छठा टॉपिक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान में पहले सबसे पहले हम लोग मैप में समझने की कोशिश करते हैं, मैप से देखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे ले गए ज्यादातर मैप से, मैप बेस्ड टॉपिक मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि मैप से आप समझिए, याद कीजिए तो जल्दी याद हो जाता है। एक पूरा पूरा ये चित्र जो है वो दिमाग में बन जाता है, तो फिर वो याद रहता है लंबे समय तक। तो आप विश्व के प्रमुख घास के मैदान देख रहे हैं, तो घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे 23.5 अंश कर्क रेखा है, 23.5 अंश नॉर्थ साउथ में जाएंगे तो मकर रेखा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो स्थित ये है पूरा घास के मैदान होते हैं, इनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोला जाता है। पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है या कौन से उष्णकटिबंधीय नहीं है। उपोष्णकटिबंधीय यानी कि जो यहाँ पे जो ठंडे में पाए जाते हैं, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अगर कॉन्टिनेंट वाइज पहले समझ लेते हैं फिर ये हम लोग देखेंगे। तो प्रेरी घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? तो नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे तो ये कनाडा और यूएसए दोनों में फैला हुआ है प्रेरी घास का मैदान। अगर आप देखेंगे टुंड्रा वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्रीनलैंड में पाई जाती है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है? तो डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे जो है टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। आप आइए यहाँ पे यूरोप और एशिया में देखिए, तो अगर यूरोप में देखते तो हंगरी घास का मैदान यूरोप पे स्थित है, और यहाँ पे आप देखिए स्टेपी घास का मैदान एशिया में स्थित है। बुग्याल मर्ग कहाँ पे है? ये एशिया में स्थित है। पटाना कहाँ पे है? ये भी एशिया में स्थित है। आइए यहाँ पे साउथ अमेरिका अगर हम लोग आते हैं कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे लानोस है और यहाँ पे कंपास है, सेल्वास है, पंपास है। सारे घास के मैदान साउथ अमेरिका में है। कॉन्टिनेंट वाइज भी एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ आप लोग को। अगर आप आइए यहाँ पे अफ्रीका में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे अगर हम लोग आते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो यहाँ पे साहेल है, ठीक है, और वेल्ड है घास का मैदान, सवाना घास का मैदान, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो क्वींसलैंड, ठीक है, डाउन्स और कैंटरबरी। कैंटरबरी, डाउन्स और क्वींसलैंड ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है, ठीक है, ये चीज है। अब देखते हैं यहाँ पे घास के जो मैदान है, इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ मैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो घास के मैदान देखिए कहाँ पाए जाते हैं, घास के मैदान के प्रकार, ये प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही प्रकार हम लोग पढ़ के फिर मैप से देखेंगे।
तो जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? घास के मैदान वहां होता है जहाँ पे घास के विकास के लिए पर्याप्त जो है ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि आर्द्रता होती है। किंतु जहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियां जो है वो जलवायु वो मानव जनित दोनों के वृक्षों की वृद्धि को रोक देती है, यानी कि यहाँ पे क्या ये घास के मैदान छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, घास के मैदान जहाँ पे चराई पशुओं को चराने के लिए लोग ले जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे घास के मैदान के प्रकार आप देखेंगे तो घास के मैदानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, दूसरा जो पार्ट है वो है शीतोष्ण घास के मैदान। अब हम लोग मैप में आते हैं और उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण समझते हैं, ठीक है। इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ तो फिर अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। एक बार पेन का कलर भी चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो ये घास के मैदान है, आप देख पा रहे हो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान है इनको क्या कहेंगे? इनको बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलेंगे। अब आप इनके नीचे आएंगे, इनके जो है नीचे आप आइए, ये वाले रेखा के नीचे आइए, ये जो सारे रेखा हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जाइए आप, ये रेखा सारे जो है ये रेखा, ठीक है, मकर रेखा के कर्क रेखा के ऊपर में जाइए और मकर रेखा के नीचे में आइए। ये सारे जो घास के मैदान है पोल की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये सारे घास के मैदान आपके शीतोष्ण घास के मैदान कहे जाएंगे, ठीक है। अब आपको नाम याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है वो कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आप आइए साउथ अमेरिका में सेल्वास है पहला, दूसरा आते हैं हम लोग कंपास है, तीसरा लानोस है, ठीक है, ये है आपका। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं यहाँ पे सवाना है, अफ्रीका में आ जाते हैं। साहेल है पांचवें नंबर पे। फिर उसके बाद यहाँ पे पटाना आ जाते हैं, पटाना भी क्या है, कर्क रेखा में ही है, तो पटाना आ जाते हैं हम लोग छठा नंबर। और फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं अगर तो कैंटरबरी आता है सातवें नंबर पे। आठवें पे क्वींसलैंड आ जाएगा। नौवें पे आपका बस इतना ही आएगा, ब्राउन्स नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं अगर हम लोग तो यहाँ पे एक बार इसका भी कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। अगर अब बात करते हैं, ये देखिए रेखा, ये पहली जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद की है, मकर रेखा के नीचे की है, ये क्या है, ये आपका शीतोष्ण है, ठीक है, शीतोष्ण की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। क्योंकि देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो है इनको उष्णकटिबंधीय बोलेंगे, ठीक है। और कर्क रेखा मकर रेखा के जो बाद हैं जो पोलर पे चले जाएंगे उनको शीतोष्ण बोलेंगे, ये चीज याद रखिएगा। पहले नंबर पे पंपास, दूसरे नंबर पे वेल्ड, तीसरे नंबर पे आप आइए तो ये कैंटरबरी बॉर्डर पे है। तीसरे नंबर पे आइए आप तो डाउन्स है, ठीक है। चौथे नंबर पे आप आइए ऊपर चाहिए, चौथे नंबर पे प्रेयरीज है, ठीक है। पांचवें नंबर पे टूना वनस्पति है। छठे नंबर पे आइए आप हंगरी है, ठीक है। सातवें पे आइए आप यहाँ पे तो स्टेपीज है, ठीक है, सातवें पे। आठवें पे आइए तो बुग्याल है, ठीक है। ये सारा याद कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज है, ये है कुछ हम लोग देखे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, कुछ हम लोगों ने देखे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एग्जाम में पूछ लेता है कौन कौन से घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन से आपके मैदान जो है वो उष्ण कटिबंधीय है। आपको एज इट इज याद करना होगा, ये मैप से पूरा याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैप से याद कीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा, कि इसको देख देख के करेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये चीज है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए इसका डिटेल में देख लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज भी देख लेते हैं, ठीक। ये चीज है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है। अब समझ तो गए हैं आप लोग। ये हम लोगों ने टाइप देख लिया पूरा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि जो यहाँ पे दिया है उष्णकटिबंधीय उदाहरण स्वरूप, और देखिए तो हम लोगों ने पढ़ा पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कैंपास, वेनेजुएला में लानूस, ठीक है, ये चीज है। अगर ये आप शीतोष्ण देखिए, शीतोष्ण भी हम लोगों ने पढ़ लिया, अर्जेंटीना में पंपास, अमेरिका में प्रेरीज और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड आएगा। स्टेपी एशिया में है और अमेरिका, अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डाउन्स। ये सारे क्या है, सारे जो है वो शीतोष्ण है, ठीक है, ये चीज याद कीजिएगा। सारे क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान, अर्जेंटीना में पंपास, प्रेरी, विल्ड, स्टेपी और डाउन्स, ठीक है। डाउन इसका लोकेशन भी याद कीजिएगा, डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी कहाँ पे, एशिया में, विल्ड कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, और ब्रेरी कहाँ पे, अमेरिका में, पंपास जो है अर्जेंटीना में है। मैप से देखिए याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे घास के मैदान दिया हुआ है एरिया, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है इस टाइप से भी, इसलिए इसको अलग से रख दिया है मैंने कि स्टेपी घास के मैदान ये है कहाँ पे, तो ये यूरोप और उत्तरी एशिया में स्थित है। पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में है, प्रेरीज घास के मैदान यूएसए में है, पंपाज अर्जेंटीना में है, वेल्ट जो है वो साउथ अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है, सवाना घास का मैदान अफ्रीका वो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए ये जो है टैगा जो है ये यूरोप और एशिया में स्थित है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने पीवाईक्यूज देख लेते हैं। देखिए यूपी आरओ एआरओ 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, घास के मैदान दिया गया है और देश दे दिया गया है आपको। पंपास घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पुस्टैज पुस्ताज ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये जो है ये हंगरी में पाया जाता है, हम लोग ने अभी देखा। वेल घास के मैदान ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसको आप अगर मैच करेंगे तो यहाँ पे ए का 3 मैच कीजिए, ठीक है, और बी का 4 मैच कीजिए, तो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो बड़े शिकारों की भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय जो सवाना घास का मैदान है इसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए 2019 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए वो टाइप भी दे दिया उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो डाउन्स जो है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे बोल रहा नहीं, डाउन्स क्या है, शीतोष्णकटिबंधीय। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में नहीं आता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा जो है, यहाँ पे जो मकर रेखा है उसकी क्या है, ये नीचे में स्थित है डाउन्स। अगर आप लोग मैप में देखना चाहिए तो मैप में मैं दिखा देती हूँ डाउन्स कहाँ पे, देखिए ये है डाउन्स, ठीक है। डाउन्स आप लोग देख पा रहे होंगे मकर रेखा के क्या है, नीचे में स्थित है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में नहीं है, इसीलिए डाउन्स जो है ये क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, ये चीज है, तो इसको याद कीजिएगा आप लोग। आपने यहाँ पे टाइप्स देख लिए, कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप हम लोगों ने देख लिया ये कि देश दे देगा घास के मैदान, दूसरा टाइप हम लोगों ने देख लिया कि बड़े शिकारों की भूमि, ऐसे फैक्चुअल सवाल पूछ लेते हैं। तीसरा टाइप आपको जो टाइप्स है उससे पूछ लेगा कि कौन सा उष्णकटिबंधीय है, कौन सा उपोष्णकटिबंधीय या शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये टॉपिक है ये हम लोगों का है 7वां टॉपिक है, ठीक है। 7वें टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं विश्व के हम लोग प्रमुख झीलें पढ़ेंगे, ठीक है, लेक पढ़ेंगे, लेक्स के बारे में देखेंगे। ये लेक्स से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं। अब सबसे पहले कॉन्टिनेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा आई होप। तो ये जो है मैप मैंने बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में अगर देखें हम लोग तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वाइज हम लोग लेक्स देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेट बियर लेक जो है ये कहाँ पे है, ये हमारा आप देखिएगा यहाँ पे तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ग्रेट स्लेव है, रेनडियर है, विनीपेग है, सुपीरियर है और मिशिगन है। ये जो सारे लेक्स हैं इनको जो है ये ग्रेट लेक्स की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्स हैं इनको अरेंज करने को आ जाता है साउथ से नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ, तो ये ऐसे भी आपको याद करना होगा। ग्रेट स्लेव आता है पहले, फिर रेनडियर आता है, फिर विनीपेग, फिर सुपीरियर और मिशिगन जेल आता है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है, लोकेशन भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, तो इरी जो है ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है, ओंटेरियो झील है और यूरोन झील है। यूरोन लेक कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। अगर आप आइए यहाँ पे साउथ अमेरिका में देख पा रहे होंगे आप लोग, तो साउथ अमेरिका में जो है टिकटिका लेक है, रेड लैगून है और मरचिकिटा जो है ये लेक है। तो ये लेक जो है ये एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये अर्जेंटीना में है टिकटिका, और यहाँ पे आप आइए मरचिकिटा, तो ये आपका कहाँ पे है, इसको भी आप लोग अर्जेंटीना में ये भी है, ठीक है। तो ये भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आते हैं, तो अफ्रीका में आते हैं, सॉरी साउथ अफ्रीका में तो नीचे यहाँ पे आएंगे तो न्यासा आएगा। अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, चाड है, टंगानिका है, ठीक है, विक्टोरिया लेक है और न्यासा लेक है, ये है, ठीक है। एशिया में यूरोप में पहले देख लेते हैं फिर एशिया में देखते हैं। तो एशिया में अगर यूरोप में देखेंगे लादोगा है, साइमा है, ब्लैक सी है, जो ब्लैक काला सागर है ये लेक में आता है, ठीक है। ओनेगा है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आती है अगर एशिया में बात करते हैं तो अरब सागर, कैस्पियन है, बल्खास है, उप्स है, बैकाल है और फाइव फ्लावर जो है ये है, ठीक है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया से आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है कि जो आयर लेक है वो किस साइड में है ऑस्ट्रेलिया के, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड में है आयर लेक। फ्रोम लेक ये ऑस्ट्रेलिया के किधर साइड में है, तो ये है पूर्वी साइड में है, और अगर आप देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी साइड में ये स्थित है फ्रोम लेक, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ये सारा आपको याद करना होगा, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है लेक, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अलग अलग पूरा, तो यहाँ पे बैकाल लेक के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बैकाल लेक के बारे में देखते हैं। तो बैकाल जो लेक है ये सबसे गहरी झील है, ठीक है। बैकाल लेक सबसे गहरी झील है। आप देख पा रहे होंगे ये है लेक बैकाल, ठीक है। क्रिसेंट के आकार में ये बना हुआ है, अर्धचंद्राकार आकार। क्रिसेंट का मतलब होता है हिंदी में अर्धचंद्राकार आकार। इस आकार में ये झील बना हुआ है, ठीक है। ये बैकाल लेक है, ये है कहाँ पे, तो ये रूस में स्थित है, ठीक है। तो ये दक्षिण साइबेरिया और रूस में स्थित है। इसका लोकेशन याद कीजिएगा, तो ये कहाँ पे है, रूस में स्थित है। सबसे गहरी झील है, इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे गहरी झील अगर बात करेगा तो ये बैकाल लेक है। इसका आकार कैसा है, तो ये क्रिसेंट आकार में है, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं आयतन के हिसाब से, तो दुनिया की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी यही है, बैकाल लेक है। और सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल लेक है, ठीक है। इसकी गहराई वहराई मत याद कीजिए, ये नहीं पूछता है, बस एक सबसे गहरी है, ये चीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये देखिए, ये 2-3 टाइप से पूछता है। पहला टाइप क्या है, गहरी पूछ लेता है, सबसे ज्यादा डेप्थ पूछेगा, गहराई के हिसाब से सबसे बड़ी है, ठीक है, सबसे गहरी है। मीठे पानी की बोलेगा तो भी है यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से या एरिया के हिसाब से पूछेगा, अगर आपसे एरिया के हिसाब से पूछता है यहाँ पे, तो एरिया के हिसाब से ये 7वीं बड़ी झील है, ना कि पहली, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, एरिया के वाइज से अगर बात कीजिएगा तो 7वीं सबसे बड़ी झील है बैकाल लेक, ठीक है। ये चीज है। और ये क्रिसेंट आकार में है। क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार आकार में, ये चीज याद कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1996 में यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं मैप इससे लगा दे रही हूँ, आपको मैप के थ्रू दिखा रही हूँ कि आप लोग को एकदम एग्जैक्ट जो है इसका लोकेशन और इसको पता चल जाए कि वर्ल्ड मैप में आप देखें तो आपको समझ आए कि हाँ यहाँ पे ये स्थित है बैकाल लेक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे तंगानिका लेक। तंगानिका झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लंबी झील है। तंगानिका झील जो है ये क्या है, सबसे लंबी झील है तंगानिका झील। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर आप बात कीजिएगा तो कहाँ पे आती है, ये देखिए आप मैप देखिए, यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे आप लोग तंगानिका झील, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। तंगानिका लेक कहाँ पे है, ये अफ्रीका में स्थित है तंगानिका लेक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये है तंगानिका, ठीक है। अब यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी झील अगर बात करें तो कौन सी है, तंगानिका झील है, ठीक है। और ये अगर मात्रा के हिसाब से देखिए, वॉल्यूम के हिसाब से तो ये दूसरा सबसे बड़ा, तो वॉल्यूम में अगर हम बात करते हैं तो दूसरी सबसे बड़ी है। अगर हम सबसे लेंथ वाइज बात करते हैं तो सबसे लंबी झील है तंगानिका झील, ठीक है। अब बैकाल झील के बाद ये दुनिया की दूसरी गहरी झील है। गहराई के हिसाब से बात करेंगे तो तंगानिका झील जो है, अगर यहाँ पे देख लेते हैं तो गहराई में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आती है सेकेंड रैंक पे, ठीक है। अगर बात करते हैं वॉल्यूम से, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम मात्रा के हिसाब से दूसरा सेकेंड रैंक आएगा। लेंथ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक आएगा। ये चीज याद कीजिएगा, 2-3 टाइप से बस पूछ लेता है। तो लेंथ यानी लंबाई में सबसे पहले, गहराई में दूसरी, वॉल्यूम में दूसरी। गहराई में सबसे गहरा कौन सा है वो याद कीजिएगा, बैकाल लेक, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टिकटिका लेक है आप देख पा रहे होंगे, टिकटिका लेक कहाँ पे है, तो ये पेरू और बोलिविया की सीमा पे स्थित है टिकटिका लेक, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका में आती है, दक्षिण अमेरिका की ये सबसे बड़ी झील है टिकटिका लेक, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। तो आप देखिएगा टिकटिका लेक अगर आएंगे तो दक्षिण अमेरिका में आएंगे, तो दक्षिण अमेरिका आता है आपका यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये चीज है। विक्टोरिया देखते हैं तो ये कहाँ पे आता है, आपका अफ्रीका में आता है। टंगानिका अफ्रीका में आता है। लेक मलावी ये आता है। और लेक चार्ड जो है, चार्ड लेक, ये कहाँ पे आता है, अफ्रीका में आता है। पूरा पहले तो सबसे पहले आप इसको नाम और लोकेशन वाइज याद कर लीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे मैच करने को आ जाता है, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे। और सबसे गहरी वॉल्यूम वाइज ये भी लास्ट में मैंने डाल दिया है यहाँ पे, तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। महाद्वीप के अनुसार सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तो लेक आयर जो है, इसको सॉल्ट लेक भी बोलते हैं, नमक झील बोलते हैं, फिर नमकीन जो है इसका पानी है झील का, इसको नमक झील भी बोलते हैं। तो लेक आयर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। किसके बात करते हैं यहाँ पे, महाद्वीप वाइज अगर बात करें तो, ठीक है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में 2 लेक हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा था लेक आयर और एक पढ़ा था लेक फ्रोम, ठीक है। तो फ्रोम झील और आयर झील में सबसे बड़ी जो झील है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो आयर झील है, जिसको नमक झील भी बोला जाता है। ये भी चीज आप लोग याद करिएगा, नमक झील, क्योंकि इसका जल जो है वो खारा या नमकीन होता है, इसलिए इसको नमक झील भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरी देखते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी झील है। अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में आप बात करते हैं, देखिए अफ्रीका में हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका में देखिए तो कितनी झील है, मृत सागर है, चाड है, टंगानिका है, न्यासा है, विक्टोरिया और भी है। इसमें सबसे बड़ी जो है वो है विक्टोरिया। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे अंटार्कटिका की बात करते हैं तो लेक वेस्टो जो है अंटार्कटिका में सबसे जो है बड़ी झील है। एशिया की बात करते हैं तो बैकाल लेक सबसे गहरी और सबसे बड़ी झील है। कहाँ पे स्थित है? रूस और बोलीविया की सीमा पे स्थित है, रूस में स्थित है ये, ठीक है, ये चीज याद कीजिएगा। और यहाँ पे यूरोप में लडोगा झील आता है सबसे बड़ी। उत्तरी अमेरिका में बात करते हैं लेक सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ी झील है, अगर हम लोग उत्तरी अमेरिका में बात करते हैं तो, ठीक है, दिखा देती हूँ मैं। अगर ये देखिए उत्तरी अमेरिका में कितने लेक हैं? ग्रेट स्लेव, रेनडियर, विनिपेग, सुपीरियर, मिशिगन। इन सब में से जब देखिएगा आप, सुपीरियर जो है वो सबसे बड़ी झील है, ठीक है, ये चीज याद कीजिएगा। दक्षिण अमेरिका में बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में हम लोग टिकटिका झील जो है वो सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स आता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रेट लेक्स के बारे में। तो यहाँ पे ये ग्रेट लेक्स है, आप देख पा रहे होंगे ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स आती हैं। तो लेक सुपीरियर आता है, लेक मिशिगन आता है, लेक यूरोन आएगा, और लेक इरी आएगा, और लेक यहाँ पे ओंटारियो आता है। ये जो है 5 लेक, इनको मिला के ग्रेट लेक्स का दर्जा दिया गया है, ग्रेट लेक्स है। अब इसमें पूछता क्या है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ग्रेट लेक्स, आपको क्या करना है, इसको एरिया वाइज आपको बताना पड़ेगा, अरेंज करना होगा, ठीक है। या तो आपको ये इनका लोकेशन वाइज इनकी अरेंज करना होगा, आपको पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से आपको पूर्व अरेंज करना होगा। एरिया वाइज आपको अरेंज करना होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एरिया वाइज जो है आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। दूसरा जो है इनकी वॉल्यूम वाइज आपको अरेंज करना होगा। तीसरा जो है इनके साइज वाइज, यानी कि सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो सबसे बड़ी तो सुपीरियर है, ये चीज है। तो ऐसे जो है पूछ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें आपस में जुड़ के मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है, जो कि सेंट लॉरेंस सीवे के अटलांटिक महासागर में जाकर के जुड़ती है। तो ये सारी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है, जो सेंट लॉरेंस सीवे के माध्यम से अटलांटिक महासागर में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है, जुड़ जाती है, ठीक है। अब झीलें में देखें अगर मिलकर सुपीरियर, यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं, सुपीरियर है, मिशिगन है, यूरोन है, इरी और ओंटेरियो है, ठीक है। अब ये पश्चिम से पूर्व क्रम में अगर हम बात करते हैं इनकी, तो पश्चिम से पूर्व क्रम में जाएंगे तो सबसे पहले जो लेक आएगा वो आएगा सुपीरियर लेक, पश्चिम से अगर जा रहे हैं, ठीक है। पश्चिम से पूर्व कहने का मतलब है आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या है आपका पूर्वी साइड है, और ये क्या है आपका पश्चिमी साइड है, ठीक है, ये चीज देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, सुपीरियर लेक आएगा, ये है पहले नंबर पे सुपीरियर लेक, पश्चिम से पूर्व हम लोग चल रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आपका आएगा मिशिगन लेक, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा यूरोन लेक। चौथे नंबर पे आपका आएगा इरी, ठीक है, लेक इरी आएगा चौथे नंबर पे। और लास्ट में आपका आता है ओंटेरियो। ये चीज जब आप जा रहे हैं वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं यहाँ पे बड़े से छोटे में लाएंगे, तो पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तो आप लोग को समझ आ जाएगा। ये कलर ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ बड़े से छोटे चलते तो सबसे बड़ी कौन सी है, अगर बड़े से छोटे में लेंगे तो सबसे बड़ी जो झील है वो क्या है आपकी, लेक सुपीरियर है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, लेक सुपीरियर सबसे बड़े से छोटे में जाएंगे। यूरोन जो है वो सेकंड नंबर पे आएगी, यानी यूरोन सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपकी मिशिगन आएगी, थर्ड नंबर पे यहाँ पे लगाइए मिशिगन। चौथे पे आपकी एरी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे चौथा एरी पे लगा दीजिए। पांचवे पे आपकी ओंटारियो आएगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे कि पहला क्या है, पश्चिम से पूर्व अगर आप मैच कर ले रहे हैं तो पूर्व से पश्चिम आप उसको उलट उलट दीजिएगा, और क्या, ठीक है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो आप कैसे आएंगे, आप ऐसे आएंगे, 5 से आएंगे, यानी लेक ओंटारियो आएंगे, फिर लेक इरी आएंगे, फिर यूरोन आएंगे, उसके बाद लेक आप मिशिगन आएंगे, और सबसे लास्ट में सुपीरियर आएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे छोटे से बड़े कर देगा तो भी आप पलट दीजिएगा, जैसे आप बड़े से छोटे को छोटे से बड़े कर दीजिएगा। पांचवे से चलिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कैसे चलेंगे आप, लेक ओंटारियो आएंगे, फिर लेक एरी आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप आएंगे लेक यहाँ पे मिशिगन आएंगे, फिर उसके बाद यूरोन आएंगे और सुपीरियर आएंगे। तो 4 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इसको आराम से पढ़िए, ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं, ये वाला है मृत सागर, है मृत सागर भी इसी में है। तो मृत सागर देख लेते हैं, ये हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका का पूरा पढ़ा। अब हम लोग आते हैं डेड सी, यहाँ पे देख लेते हैं। तो डेड सी के बारे में देखिए, यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। सबसे पहले आप डेड सी देखिए, ये मैप पे पूरा दिखाया गया है, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है, यहाँ पे जॉर्डन, इजराइल, देखिए आप यहाँ पे मैप पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो है इसे नमक सागर भी कहा जाता है। और ये जो झील है पूर्वी में जॉर्डन और पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल की सीमा पे लगती है। तो ये झील देखिए, जो फिलिस्तीन, इजराइल और गाजा, जॉर्डन, इनकी जो है ये हमेशा न्यूज में चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेड सी से क्वेश्चन पूछता है, डेड सी जो है कहाँ कहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है, किन किन कंट्री से, ये भी पूछ लेता है। तो ये जो है अगर डेड सी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, इनके जो है पश्चिमी में फिलिस्तीन से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसराइल से, इसराइल और फिलिस्तीन से सीमा साझा कर रहा है। पूर्वी से बात करते हैं तो जॉर्डन से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। ये पूर्वी साइड जॉर्डन, अब पश्चिमी साइड इसराइल है, और क्या है, फिलिस्तीन है, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा। यह पृथ्वी की भूमि पर सबसे कम ऊंचाई वाला झील है डेड सी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अरल सागर। अरल सागर जो है यहाँ पे मैप में दिखाया गया है। देखिए ये क्या है, ये अरल सागर, देखिए तो ये है अरल सागर, ठीक है। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये क्या है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान बॉर्डर शेयर की बात करता है, अगर बात करें तो अरल सागर किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, तो ये अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है अरल सागर, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कजाकिस्तान और दक्षिण पश्चिम में उज्बेकिस्तान के बीच जो है इससे झील है अरल सागर। अरल सागर से सागर मत समझिएगा, ये झील है, ठीक है, ये लेक है, इसीलिए इसमें इसको रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं तो अफ्रीका की जो महान झीलें हैं इसमें देख लेते हैं, तो अफ्रीका में जो रिफ्ट में अगर देखें हम लोग तो जो झीलों की श्रृंखला है उसमें देखते हैं तो विक्टोरिया झील आती है, दुनिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे पहली अगर बात करते हैं तो कौन सी है मीठे पानी की झील, लेक बैकाल है, ठीक है। तंगानिका झील है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है तंगानिका झील, ठीक है। ये अफ्रीका की सारी झीलें हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। सत्तर, अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं, अगर यहाँ पे एरिया वाइज देखते हैं हम लोग, एरिया के अनुसार सबसे बड़ी जो झीलें हैं वो सुपीरियर झील है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है विक्टोरिया झील है, तीसरे नंबर पे यूरोन झील है और चौथे नंबर पे मिशिगन झील है। ये एरिया के अनुसार बात किया गया है, एरिया वाइज आएगा, ये एग्जाम में आता है इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से डाल दिया है। तो सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है, लोकेशन भी याद करते चलिए, विक्टोरिया झील अफ्रीका में है, यूरोन उत्तरी अमेरिका में है, मिशिगन कहाँ पे उत्तरी अमेरिका में है। अब जो दूसरा टाइप आता है वो आयतन के अनुसार आता है, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम के अनुसार आता है, ठीक है। तो आयतन के अनुसार अगर आप देखते हैं तो बैकाल लेक पहले नंबर पे है आयतन के अनुसार, दूसरे नंबर पे तंगानिका लेक अफ्रीका में स्थित है, तीसरे नंबर पे आता है सुपीरियर लेक जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो कौन सी झील है, बैकाल झील है, एशिया में स्थित है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो तंगानिका झील है, ठीक है। तो ये है पूरा इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे झील दिया है, विश्व की प्रमुख झीलें दिया हुआ है और आपको कंट्री दे दिया हो, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कैस्पियन सागर जो कि झील है एक, ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान और अजरबैजान में स्थित है। सुपीरियर लेक कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यूरोन लेक कनाडा और यूएसए में स्थित है। इरी कहाँ पे है, कनाडा और यूएसए में है। मैप में देखा था ओंटेरियो जो है कनाडा यूएसए में, मिशिगन कहाँ पे यूएसए में स्थित है, ठीक है। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर और रेनडियर, विनीपेग, ये सारे जो लेक हैं ये कनाडा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग तो बैकाल, लदोगा और ओनेगा लेक रूस में है। बलखास लेक कजाकिस्तान में। अरब सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, देखा हम लोगों ने मैप में। विक्टोरिया युगांडा केन्या तंजानिका में है, तंजानिया में है सॉरी। और यहाँ पे ये अफ्रीका के हैं। और टंगानिका कहाँ पे है, बुरुंडी, तंजानिया, जॉम्बिया, कांगो लोग और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है टंगानिका लेक। ये कहाँ पे है, सब अफ्रीका के हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है। तो आई होप ये वाला भी टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें जो है लेक है और देश है देख लेते हैं, तो बलखास लेक कहाँ पे स्थित है ये चीज देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बलखास कजाकिस्तान में है, सही है। टंगानिका जो टिकटिका लेक है ये बोलीविया में है, ये भी सही है। और इरी जो है देख लेते हैं यहाँ पे, तो इरी यूएसए में है, ये भी सही है। और बैकाल लेक यूक्रेन में नहीं है, बैकाल लेक कहाँ पे, ये रूस में है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा, सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल लेक है, रूस में स्थित है। इस आधार पे यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बलखास झील निम्नलिखित में से किस देशों में उससे होकर गुजरती है, तो बलखास जो लेक है ये कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है। यूपी आर ओ यारो मेंस 2021 का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, यही सब टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नियाग्रा जल प्रपात जो है किन दो झीलों के बीच में है, तो नियाग्रा वाटरफॉल के बारे में पूछ रहे हैं, किन दो झीलों के बीच में स्थित है, तो ये ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच में स्थित है नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो आठवां टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग। आई होप ये सातवां टॉपिक आपको समझ आया होगा। आठवां टॉपिक जो है वो है आपका विश्व के महासागर। विश्व के महासागर देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ मैप में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रशांत महासागर है पहला, दूसरा आर्कटिक आ जाएगा, तीसरा अंटार्कटिक आ जाएगा, चौथा अटलांटिक आ जाएगा, पांचवा हिंद महासागर आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, अटलांटिक और हिंद महासागर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए महासागर है। महासागर जो शब्द है इसको ओशन जो है से लिया गया है। महासागर जो है शब्द ग्रीक शब्द है, ये ओशनस से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है पृथ्वी को घेरने वाली जो वो जगह होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। अगर देखें हम लोग तो पांच प्रमुख महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, ठीक है। ये अटलांटिक जो आर्कटिक महासागर दक्षिणी महासागर है इसमें ही है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रशांत महासागर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे बात करना है आपको कि जो प्रशांत महासागर है उसके बारे में, रिंग ऑफ फायर कहाँ बनता है, तो प्रशांत महासागर में बनता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब ये है कि रिंग ऑफ फायर जहाँ पे बनता है वहां पे भूकंप, चक्रवात और सुनामी ये सब आने की संभावना जो है वो बहुत प्रबल रहती है। तो इसलिए रिंग ऑफ फायर कहाँ, किस महासागर में बनता है, तो ये याद कीजिएगा प्रशांत महासागर में बनता है। आपको मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे बनता है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर बनता है, ठीक है। अब इसको जो है, इस मैप को आप 20 से डिवाइड करेंगे। इसके उत्तरी में जो है आपको बोलना पड़ेगा उत्तरी प्रशांत महासागर लिखेंगे, और दक्षिणी में आएंगे आप तो इसको बोलेंगे आप दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है प्रशांत महासागर की उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला जो ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र, जो जिसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। इसी क्षेत्र में विश्व की 75% से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही पाई जाती है। इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछ लेता है कि जो प्रशांत महासागर है उसकी सबसे गहरी, उसका सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा गर्त है, तो वो मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। किसका? मेरियाना गर्त, ये है आपका प्रशांत महासागर का, ठीक है। सुंडा गर्त ऐसे ही पूछेगा आपका किस महासागर का, तो वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के जो अगर बात करें तो पूर्वी और जो क्वींसलैंड है उसके तट पे ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की जो चट्टान है, कोरल रीफ जो है वो निर्माण, बहुत बड़े लेवल पे कोरल रीफ जो है उनका निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का मतलब भित्ति है जिसको मूंगे, इसका मतलब क्या होता है, मूंगे की दीवार, मूंगे की चट्टान, यानी कि ये चीज है पूरा। इसको इन्वायरमेंट पे मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहां पे आप कोरल रीफ के बारे में इन्वायरमेंट पे हम लोग पढ़ते हैं पूरा, तो आप पढ़ सकते हैं कि कैसे बनता है आर्टिफिशियल कोरल रीफ, कैसे बनता है, ठीक है। और कोरल रीफ के फायदे क्या होते हैं, ये पूरा इन्वायरमेंट पे पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी बता दिया गया थोड़ा सा, कोरल रीफ समुद्र के जो स्थिर भाग है उसमें जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां, ठीक है, और ये मूंगे, सार्क, समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं, ठीक है। कोरल रीफ का निर्माण प्राय कहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तटीय जो क्षेत्र हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो तटीय क्षेत्र है वहां पे बनता है, ठीक है। और अब नेक्स्ट महासागर जो है वो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर जो है, इसको इसमें वर्मुडा जो ट्रायंगल है, वर्मुडा ट्रायंगल वो कहाँ पे बनता है, अटलांटिक महासागर में बनता है, जहाँ पे खतरनाक हवाएं आती हैं, यहाँ पे कई जो जहाज हैं वो लापता हो जाते हैं, हवाई जहाज पता नहीं चलते, तो इसलिए इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो पूछ लेगा डेविल्स ट्रायंगल या बर्मुडा ट्रायंगल किस महासागर में बनता है, तो अटलांटिक महासागर में बनता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो है प्लूटो रिको गर्त। याद कीजिएगा, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्लूटो रिको गर्त है, ठीक है, ये ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहले पे अगर देखते हैं तो क्या है, हमारा प्रशांत महासागर है सबसे गहरा। दूसरे पे देखते हैं तो यहाँ पे अटलांटिक है। तीसरे पे आते हैं हम लोग तो हिंद महासागर है, ठीक है। फिर चौथे पे आर्कटिक महासागर। अब यहाँ सुंडागढ़ जो है ये किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो हिंद महासागर का है, ठीक है। इसका हम लोगों ने देखा था, तो मेरियाना गर्त है इसका। इसका देखा था अटलांटिक का, तो इसका सुंडा गर्त है, सॉरी इसका जो है, इसका है हम लोगों ने अभी देखा है इसका प्लूटो रिको, ठीक है। प्यूटो रिको है, सॉरी प्लूटो रिको नहीं, प्यूरोटिको है, प्यूटो रिको। एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या है यहाँ पे, प्यूटो रिको। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, सुंदरगढ़ है, ठीक है। तीसरे में अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर की, तो यहाँ पे क्या है आपका, सुंदरगढ़ है। ये चीज याद करिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्कटिक महासागर आता है। दुनिया के सबसे छोटा महासागर अगर कोई है तो वो है आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये चीज है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो महासागर है उसको अरेंज करने को आएगा, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर तीसरे पे हिंद, फिर आर्कटिक, यानी कि पहला, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथे पे आर्कटिक है, ठीक है। गहराई के अनुसार भी सेम है, वही प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख सागर देख लेते हैं। ये 9वां टॉपिक है, विश्व के प्रमुख सागर, ठीक है। मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे विश्व के प्रमुख सागर, अगर देखें तो यहाँ पे देखिएगा
तो ये जो काला सागर है, ठीक है, लाल सागर है, मृत सागर है, अरब सागर है, अदान की खाड़ी के बाद बंगाल की खाड़ी, कैस्पियन सागर है, ये सारे जो सागर हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एग्जाम में आप मैप लेके बैठिए और काला सागर जो है किन किन देशों से जो है काला सागर बॉर्डर शेयर करता है ये पूछ लेता है। दूसरा जो आपसे पूछ लेगा कैस्पियन सागर जो है वो किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तीसरा आपसे पूछ लेगा यहाँ पे मृत सागर जो है ये किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे भूमध्य सागर है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, ये किन किन देशों से बॉर्डर शेयर करता है, ये पूछता है। हर साल इससे एक क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप काला सागर, अब इसका ट्रिक बना के याद कीजिएगा, अगर काला सागर की बात करते हैं तो इसको आप लोग याद कीजिएगा, इसको बना लीजिए, आप बर्गर से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे बी से बुल्गारिया हो जाएगा, यू से यूक्रेन हो जाएगा, र से रूस हो जाएगा, ज से जॉर्जिया हो जाएगा, जी से, ठीक है, ई यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे र से हो जाएगा रोमानिया, ठीक है। ये चीज याद कीजिएगा। अब कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, एक साल क्वेश्चन पूछा था 2021 या 22 में कि जो काला सागर है यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा, ये काला सागर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये काला सागर है। पूछ लेता है कि काला सागर के नॉर्थ में कौन सा कंट्री स्थित है और काला सागर के साउथ में कौन सा देश स्थित है। तो ये आप लोग को पता रहना चाहिए कि काला सागर के उत्तर में क्या है, टर्की है, और काला सागर के जो दक्षिण है वहां पे कौन सा देश है। ये चीज पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता है। अब यहाँ पे जैसे कैरिबियन सागर के बारे में देख ले तो ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग में स्थित है कैरिबियन सागर, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इससे बॉर्डर शेयर कर रहा है जमाइका है, क्यूबा है, हैती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, और यहाँ पे पनामा है, और यहाँ पे आ गया आपका, और वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ये बॉर्डर शेयर कर रहा है कैरिबियन सागर से, तो ये आप याद करिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे मृत सागर आता है, डेड सी। डेड सी से कौन कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो डेड सी देखा था हम लोगों ने, इजराइल है, पश्चिमी में देखा था इजराइल और फिलिस्तीन है, अगर पूर्वी में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आया था दो तीन था ना, एक और था यहाँ पे पूर्वी साइड में, अगर हम लोगों ने देखा था तो रुकिए एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये है जॉर्डन था, ठीक है, जॉर्डन था यहाँ पे पूर्वी में, ठीक है। ये चीज बॉर्डर शेयर का याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे लवणता कौन सी झील है, सबसे लवणीय झील अगर कोई है तो वो है वान झील। पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा लवणता किस झील की है, वान झील की है। सेकंड नंबर पे जो आती है वो मृत सागर की लवणता आती है, 238% आती है। वान झील की लवणता 330% है, तो सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है, वो वान झील है, ये याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, तो जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो ये यूपीबीईओ 2019 का क्वेश्चन है, तो ये कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। टर्की के उत्तर में स्थित है, तो एमपीपी से 1991 में क्वेश्चन आया है, और ये बाद में यूपीपी से भी ये क्वेश्चन आया, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर स्थित है। तो टर्की के उत्तर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काला सागर स्थित है टर्की के उत्तर में, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट टॉपिक है आज का, कोयला। कोयला के बारे में हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से देश में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रमुख अगर देखते हैं कोयले उत्पादन में, तो चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत ये शामिल हैं, ठीक है। इसे ब्लैक गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। मैप में हम लोग समझते हैं यहाँ पे, तो अगर देखते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत जो श्रेणी है ये कोयला क्षेत्र है, अप्लेशियन क्षेत्र में पाया जाता है। साउथ अमेरिका में देखते हैं तो कोलंबिया और चिली और ब्राजील में पाया जाता है। अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो मैक्सिको, यहाँ पे मैसिव कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे ऊपर में नाइजीरिया, नामी, जॉम्बिया और ट्रांसवाल क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। अगर रूर बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पूछ लेता है, और लोकेशन पूछ लेता है, रूर बेसिन है कहाँ पे। ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, इसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूराल क्षेत्र है, मास्को क्षेत्र, ये सारे कोयला के लिए, कुजनेटस कोयला के लिए है, डोनेटस कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। कारागंडा बेसिन भी कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है। रानीगंज झरिया जो है ये झारखंड में स्थित है, ये भी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ पे कालीमंथन ये कहाँ पे स्थित है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित है, ये कोयला के लिए फेमस है। न्यू कैसल और न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जो कोयला का वर्गीकरण है, तीन टाइप में बांटा गया, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और पीट, चार टाइप में बांटा गया। जो एंथ्रेसाइट का कोयला होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। अब कैसे पता करेंगे कि कोयला जो है वो अच्छी क्वालिटी का है कि बेकार क्वालिटी का, कि कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है उस आधार पर डिपेंड करता है कि जो कोयला है वो कितना अच्छा है।
जिनमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, जैसे एंथ्रेसाइट जिसमें 80 से 95% तक कार्बन सामग्री पाई जाती है, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी का जो है एंथ्रेसाइट को बोला जाता है कोयला। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये कम मात्रा में पाई जाती है। बिडुमेनिस कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है, ये है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे लिग्नाइट है, और सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला कौन सा है, पीट कोयला है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए जो विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, खास करके आरओ यारो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चीन में जो है, चीन का जो क्षेत्र देखते हैं, सांसी क्षेत्र देखते हैं, सांसी कांसू हुनान प्रदेश और मंचूरिया प्रदेश। ठीक है, ये क्या है चीन के, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका में देख लेते हैं, अपलेशियन क्षेत्र है, रॉकी पर्वत श्रेणी है, प्रशांत तटीय क्षेत्र है, आंतरिक क्षेत्र है, ये मिशिगन, मिसौरी, आयोवा, टेक्सास, ये क्या है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत में देखते हैं, बृहद मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, गोदावरी, सतपुड़ा रेंज, ये हिमालय रेंज, पूर्वी हिमालय रेंज, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन में डोनेटस्क बेसिन जो है, डोनबास बेसिन, ये किसके लिए है, ये प्रमुख कोयला क्षेत्र है। और कूजनेट जो रूस में कूजनेटस्क है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा कमेंट में जब देखेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोयला एक उदाहरण है किसका है, तो ये है परतदार चट्टानों का कोयला, क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चट्टान से कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है, तो परतदार अवसादी चट्टानों से कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। कोयला कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस कहलाती है, तो ये जीवाश्म फ्यूल कहलाती है। ठीक है, आज हम लोगों ने 10 टॉपिक पढ़ लिया, कौन कौन से टॉपिक पढ़े आप लोगों ने देखा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी आप लोग को डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर ऐसे ही आपको 10-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे ही जो है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी को ऐसे ही पढ़ा दिया जाए, या तो एक एक टॉपिक लेकर के एकदम डिटेल में पढ़ाया जाए। जैसे भी आप लोगों को समझ आएगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, और आरओ यारो का जो संकल्प बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आज से, ये उसका ये पहला लेक्चर है संकल्प बैच का, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें पढ़ाया गया है। और उसके बाद उसमें हिस्ट्री भी चलेगा, ऐसे पूरे स्टैटिक पोर्शन हम लोग खत्म करेंगे, और एग्जाम के 1 महीना पहले जो आंख वाली हिस्ट्री आती है वो हम लोग करंट अफेयर्स उससे कवर कर लेंगे। ठीक है, अब मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो चल रही है, वो यूपीपीसीएस और आरओ दोनों के लिए बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और कमेंट कीजिएगा कि आपको ऐसे ही 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे टॉपिक करके पढ़ा दिया जाए, या तो एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाए। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से जो है मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज यही तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।